हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में संधारित्र के बारे में पढ़ा था, संधारित्र क्या होता है, उसका प्रिंसिपल और संधारित्र की धारिता, दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के लिए निकलवा चुका हूँ। नेक्स्ट मैं इसका पार्ट अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। मतलब क्या है कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया था वो ये बताया था कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं, जब उनके मध्य वायु होती है उस समय पर उसकी धारिता का मान क्या होता है। यहाँ पे मुझे धारिता नहीं निकालनी है, मुझे ये निकालना है कि यदि मैं उन प्लेटों के मध्य में कोई परावैद्युत माध्यम भर दूँ। परावैद्युत माध्यम से मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मोम हो, कांच हो, तेल हो, अभ्रक हो, जल हो और कुछ भी, यानी वायु के अलावा उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ हो, तो उनकी उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें हम लोग इसको। तो मैंने माना कि मेरे पास दो संधारित्र की प्लेटें हैं। संधारित्र की प्लेटें हैं तो एक को तो मैं आवेश देता हूं क्या, प्लस क्यू, तो दूसरी के ऊपर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। इसकी आंतरिक सतह पर प्लस आवेश और इसकी आंतरिक सतह पर क्या आता है, माइनस। और जो दूसरी प्लेट है वो दूसरी प्लेट होती है क्या, भूसंपर्कित, जिससे जो बाह्य प्लेट का धनावेश है वो समस्त धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यदि संधारित्र की प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व यदि सिग्मा है, यदि संधारित्र की प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व यानी Q/A वो कितना है, सिग्मा है, तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा हुआ है मेरा, पहले लास्ट वीडियो में ही बता दिया मैंने। अब मैं क्या बता रहा हूं कि इसके अंदर इस निर्वात की जगह क्या भर दिया जाए, परावैद्युत माध्यम, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दूं। तो कोई भी परावैद्युत जो पदार्थ होता है वो पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और परावैद्युत पदार्थों के जो अणु हैं वो अणु एक प्रकार से विद्युत द्विध्रुव होते हैं, होते नहीं होते। यानी जो कोई मैं पदार्थ भरूंगा वो पदार्थ क्या हो जाएगा कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव आवेश है, तो उस पदार्थ के जो अणु हैं, जैसे मैंने छोटे छोटे अणु बना दिए उसके, जो अणु हैं वो अणु किसकी तरह काम करेंगे, स्वयं विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करेंगे। यानी इन अणुओं के पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। अणु ऐसी तो बनेगा, एक प्लस और एक माइनस। इस प्लेट की आंतरिक जो सरफेस है, इंटरनल जो सरफेस है, उस पर चार्ज है मेरा क्या, प्लस। तो इस साइड पे आवेश कौन सा आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि
प्लस आवेश माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस सिरे पे कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। आ गया कि नहीं आया? दूसरा जो अणु है, इसके पास वाला जो अणु है, इसके पास वाले अणु पे इस पे यहां पे पॉजिटिव है, तो ये इस किसको आकर्षित करेगा, इसके माइनस को। प्लस आवेश इसके माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तीसरे वाले का, इसका प्लस जो है दूसरे अणु का, वो तीसरे के माइनस को आकर्षित करेगा और प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कंडीशन कुछ इस तरीके से बन गई कि इस सिरे पे माइनस, इस पे प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस, और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। फिर प्रोसेस एज इट इज कॉपी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि अब तक मैंने क्या बताया कि जो परावैद्युत पदार्थ मैंने भरा है, वो परावैद्युत पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, और अणुओं पे जो आवेश है वो उन आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो, जब मैं निर्वात में इन संधारित्र की प्लेटों के लिए देखता हूं, तो इन पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। और जो अंदर अणु बने हैं, उन अणुओं के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस इधर की ओर। इसको मैंने दे दिया ईपी। प्रेरण के कारण ही तो आए, प्लस आवेश ने माइनस को अपनी ओर आकर्षित किया, प्रेरण के कारण, ना कि स्पर्श। तो ये किसकी हो गई, ईपी की डायरेक्शन। निकल गई यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो आप लोग, ये जो पहले अणु की दूसरी जो सरफेस है, यानी ये वाली जो सरफेस है, इस पे है प्लस क्यू, ठीक है। और इसके पास वाला जो दूसरा अणु है, उसकी पास वाली सतह पर कौन सा आवेश है, माइनस। तो पहला जो अणु है, इनको मैं नाम दे रहा हूं, इसको तो दे रहा हूं पहला अणु, इसको दे रहा हूं दूसरा अणु, और इसको दे रहा हूं तीसरा अणु। पहले का जो पॉजिटिव है, उसको दूसरे का जो नेगेटिव है वो निरस्त कर देगा। जितना इस प्लस पर मान है, जितना सिग्मा पी इस प्लस का है, उतना ही सिग्मा पी इस माइनस का है। तो जो पास वाले हैं, वो पास वाले एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त। ऐसे ही दूसरे का जो प्लस है, उस दूसरे के प्लस को तीसरे का माइनस निरस्त करेगा। जो दोनों का विद्युत द्विध्रुव बनेगा, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को निरस्त करेंगे पास वाले अणु। तो फाइनली कौन से बचेंगे, फाइनली ये बचेंगे। एक तो ये किनारे का बच जाएगा, इसको निरस्त करने के लिए इसके आगे कोई अणु नहीं है। यानी पहली प्लेट, पहला जो अणु है उस पे से तो माइनस, और जो तीसरा अणु है उस पे से क्या बचेगा, प्लस बचेगा। क्या नहीं बचेगा, बचेगा ना। पहले पे माइनस बचेगा और तीसरे पे क्या बचेगा, प्लस। किसमें, इस ईपी में। इसलिए डायरेक्शन क्या आ गई, प्लस से माइनस। बेहतर समझ में आ गया ज्यादा। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि जब मैंने इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र तो ये था, निर्वात में पृष्ठावेश घनत्व का मान सिग्मा था, और जब प्रेरण मैंने इसके ऊपर आरोपित किया, तो प्रेरण आरोपित करने पर इसके अणुओं के कारण जो पृष्ठावेश घनत्व है उसकी वैल्यू है सिग्मा पी, है या नहीं। तो जब सिग्मा पी वैल्यू है, तो इसके अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या भर रहा, यानी कि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा।
तो वो क्या हो जाएगा, ई डैश बराबर निर्वात में तो डायरेक्शन है प्लस से माइनस, और जब मैंने अणु भर दिए तो डायरेक्शन आ रही है माइनस से प्लस, यानी अणुओं के लिए ये प्लस और ये माइनस, और प्लेटों के लिए ये माइनस और ये प्लस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो परिणामी क्या हो जाएगा, ई माइनस ई पी आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ध्रुवन के कारण तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन ई डैश बराबर क्या हो गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे दो आप लोग, क्या, समीकरण नंबर 2 दे दिए यहां तक नाम। अब मेरे पास विद्युत क्षेत्र 2 हो गए, एक तो हो गया निर्वात में और एक हो गया माध्यम में। ये तो कहां पे निकला, पराविद्युत पदार्थ भरने पर, और ये कहां है, निर्वात में। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र दोनों के कॉम्बिनेशन से एक परिभाषा बनती है, वो परिभाषा बनती है किसकी, आपेक्षिक विद्युतशीलता की। और वो क्या परिभाषा बनती है कि चूंकि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है कि ई डैश यानी माध्यम में विद्युत क्षेत्र और निर्वात में विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है वो अनुपात बराबर होता है 1/एप्सिलॉन आर के। माध्यम में विद्युत क्षेत्र व निर्वात में विद्युत क्षेत्र का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि ई डैश बराबर क्या हो गया, ई अपॉन एप्सिलॉन आर। हो गया कि नहीं हो गया। और ई की वैल्यू समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि ई डैश बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 3। यहां तक वैल्यू निकालने में हमको कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। प्रिंसिपल सिर्फ इतना सा है कि जब मैंने शुरुआत में निर्वात रखा तो विद्युत क्षेत्र लिख दिया, जब मैंने इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो परावैद्युत पदार्थ भरने पे क्या हुआ कि वो पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से। जब इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है तो अणु भी अपने चिन्हों के साथ व्यवस्थित हो गए। चिन्हों के साथ व्यवस्थित हुए तो पास वाले जो अणु हैं उन्होंने एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर दिया। पहले के प्लस ने दूसरे के माइनस को, दूसरे के प्लस ने तीसरे के माइनस को, निरस्त हो गया। रिजल्टेंट कौन सा बचेगा, पहले का तो माइनस बचेगा और तीसरे का क्या बच गया, प्लस बच गया। परिणामी ये बचे, तो इनसे परिणामी ईपी की डायरेक्शन यानी जो प्रेरण यानी जो ध्रुवन हुआ है, जो ध्रुवन हुआ है उस ध्रुवन की डायरेक्शन क्या हो गई, प्लस से माइनस हो गई। ईपी ध्रुवन मैंने आपको बताया था कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाना, एक निश्चित डायरेक्शन में आवेशों का व्यवस्थित हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवन बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको ध्रुवन के लिए, फिर बता देता हूं। जैसे कहीं पे आवेश वितरित है किसी भी तरीके से, इस तरीके से आवेश है, मान लो कैसे भी, मैंने इनको विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही ये कैसे हो जाएंगे, अब इनके एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस। तो इन सब सारे के सारे अणु एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होंगे। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेरी ध्रुवन कहलाती है।
जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के ही पहले अक्षर से इसको मैंने नाम क्या दिया है, P। क्लियर है यहां तक? चलूं आगे। हमने निकाल दिया यहां पे ई डैश की वैल्यू तक सॉल्व आउट कर लिया। अब देखो आप लोग, अब ई डैश मेरे पास दो समीकरणों में है। समीकरण 2 भी ई डैश के इक्वल है और समीकरण 3 भी ई डैश के इक्वल है। तो मैं क्या कर दिया, समीकरण 2/3 की तुलना करोगे तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, सिग्मा पी की। तो सिग्मा पी बराबर इसको इधर छोड़ दिया और इसको इधर ले गया, तो ये हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि सिग्मा पी बराबर हो गया सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको दे दिया मैंने क्या, समीकरण नंबर 4। यानी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जो अणु है, जो ध्रुवण के कारण निश्चित दिशा में व्यवस्थित हुए, उनका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा पी। ठीक है। जब मैं बहुत देर से ध्रुवण की बात कर रहा हूं तो ध्रुवण की परिभाषा भी होती है। क्या होती है ध्रुवण की परिभाषा, कि P प्रोपोर्शनल होता है ई डैश के, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। देन P बराबर क्या हो जाएगा, काई ई डैश के। देन P बराबर क्या हो गया, काई ई इंटू ई डैश की वैल्यू लिखो। ई डैश की वैल्यू क्या लिख दूं, इसको लिख दूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर 5 हो गया यहां तक। अब ध्रुवण की घटना में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वेक्टर ऑफ पी व प्रेरित सिग्मा पी का मान एक समान होता है। क्या होता है, P और सिग्मा P तो क्या है, प्रेरित होने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और सिग्मा P क्या है कि जो प्रेरित हुआ उस समय पे उसका पृष्ठ आवेश घनत्व। दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इनकी इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि P प्रोपोर्शनल होता है वेक्टर ऑफ E के। विद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ध्रुवण की प्रक्रिया में यानी अणुओं का ध्रुवित होना ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों के मान बराबर हैं, तो समीकरण 4/5 से काई ई इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर के। सिग्मा से सिग्मा कट गया। और देखो आप लोग, तो काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बराबर हो गया एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कट गया। देन काई ई जो कांस्टेंट था ध्रुवण का, उसका मान हो गया काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1। यानी जो ध्रुवण कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1। इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको कम से कम 2 बार देखना ही पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि ये लीग से थोड़ा सा हटके टॉपिक है। जो हमारा संधारित्र है, संधारित्र की जो लीग है उससे हटके टॉपिक है। दिमाग में सिर्फ इतनी सी चीज रखनी है, प्लेटें हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र। जब मैंने अणु भर दिए उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ के, तो अणु निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो गए उस समय पे। दोनों के कारण परिणामी निकाल दिया मैंने ई डैश, परिणामी निकल गया, निर्वात का निकल गया, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता निकाल दी। परिभाषा लगा दी, लगाने पे दोनों के मान एक समान आए तो मेरे पास किसका आ गया, प्रेरण का। जो ध्रुवन के कारण पृष्ठावेश घनत्व आया उसकी वैल्यू निकल गई। यहां से मुझे क्या निकालना है, ध्रुवन कांस्टेंट और निकालना है, तो P प्रोपोर्शनल ही कर दिया। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, गुड बाय।